Hello students, welcome to another lecture of physics. This is current and electricity, standard 12, physics, current and electricity. इस लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स. बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिए थे आपको, राइट. और थोड़ा डिटेल में और हम इसको समझेंगे. तो जो फर्स्ट पॉइंट था दैट वाज अगेन आई हैव टू डिस्कस, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत लोगों को पता चल गया होगा व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट. ये चीज़ फैक्ट है कि आपका जो कंडक्टर होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो बहुत ही मिलियंस एंड मिलियंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. रैंडम डायरेक्शन में, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. तो एवरेज, अगर मैं डायरेक्शन एवरेज मतलब वेलोसिटी निकालूं सारे इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऑलमोस्ट वो जीरो होगा. मतलब वो कहीं नहीं जाएंगे, वो रैंडम मोशन में, ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में वो मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, कोई एक फाइनाइट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा होता. तो इसीलिए नेट करंट जो है ना इस केस में वो जीरो होता है. नेट करंट इस केस में जीरो होता है. दिस मच इज नोन टू अस. उसके बाद क्या हुआ कि अगर आपने फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में रख दी, मान लो कि आपने एक नेगेटिव यहाँ पे और एक पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा आपने रख दिया. सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी okay, there was an issue I think. Okay, so we were here. नेट करंट यहाँ पे जीरो होता था. जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. ये फोर्स कितना होगा? फोर्स इज स्मॉल ई टाइम्स कैपिटल ई, and you know force is mass into acceleration. So this is capital E upon small e. So this acceleration here is small e capital E upon m, where small is the charge of one electron, E is the electric field, right. ये acceleration हो. कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में तो होगा ही, इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम तो होगा ही, लेकिन मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 करके आ रहा है और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. मतलब इलेक्ट्रॉन धीरे 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 करके ड्रिफ्ट होगा. इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है, राइट. इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अच्छा, मान लो कि ये जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में हो रहे हैं या जब ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं तो कोलिजन करते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करते हैं. बहुत सारे ऐसे आयन्स हैं इस कंडक्टर में जिसपे वो कोलिजन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि मान लो ये एक आयन्स है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आके टकराया, ये अपनी वेलोसिटी लूज कर गया, फिर वापस एक्सीलरेट होकर दूसरे आयन से टकराया, फिर वापस दूसरे आयन से टकराया, फिर दूसरे आयन से टकराया. ऐसे जिगजैग करके वो मूव कर रहा होता है. ठीक है, मूव कर रहा होता है. तो अभी आपको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा डिटेल आपको पता है कि होता क्या है. मान लो ये जब टकराने के बाद है ना, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर वापस से वेलोसिटी एक्सेलरेट होता है. ठीक है, मान लो ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ दैट इज एल,
और ये जो टाइम है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको मैं लिख देता हूँ रिलैक्सेशन टाइम। क्या लिख देता हूँ? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। देखो बहुत अलग अलग तरीके हैं इसको डिराइव करने के। रिलैक्सेशन टाइम एंड दिस इज एल, इफेक्टिव डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तो आपको पता है अगर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है और ये एल डिस्टेंस लेना है सच दैट द रिलैक्सेशन टाइम इज टाउ, तो आपको पता है योर एल कैन बी रिटन एज हाफ ए टाइम्स टाउ स्क्वायर। हाउ? ये फॉर्मूला आपको याद होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी मैंने कहा टकराने के बाद 0 हो जाएगी, तो ये तो हट गया। और हाफ ए यानी आपका ये एक्सेलरेशन, और टी स्क्वायर मतलब ये टाउ स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? सो योर एल वुड बी हाफ ए इज व्हाट? स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम टाइम्स टाउ स्क्वायर। अच्छा, तो अब किसकी वेलोसिटी निकालनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी कैन बी रिटन एज एल टाइम्स टाउ। अच्छा, एल क्या है? ये हाफ कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एम टाइम्स टाउ स्क्वायर डिवाइड बाय टाउ, तो ये कैंसिल हो गया। तो इस केस में आपका वेलोसिटी क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज हाफ ई कैपिटल ई अपॉन एम टाउ। अब बहुत लोग इसमें कहेंगे कि सर ये तो आपने वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट निकाल दी पर एक्सेलरेटेड मोशन है। देखो ये अप्रॉक्सीमेशन है, ये है ना अप्रॉक्सीमेशन है। ये यहाँ से यहाँ एक्सेलरेट होता है, फिर उसके बाद वापस 0 हो जाता है, यहाँ से यहाँ वापस एक्सेलरेट होता है, फिर 0 हो जाता है। मतलब ये जो ड्रिफ्ट हो रहा होता है ना, ड्रिफ्ट, एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जब ड्रिफ्ट हो रहा था तो वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेटेड तो है ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब ड्रिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन का एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होता है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, दिस इज अप्रॉक्सीमेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज एन अप्रॉक्सीमेशन। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट rule to give the exact value. This is an approximation. This is drift velocity. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी जो रिलैक्सेशन टाइम है वो जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो, सभी इलेक्ट्रॉन्स का सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। उस केस में हम टाउ एवरेज लेते हैं, एवरेज। दिस इज टाउ एवरेज। तो यहाँ पे हमेशा टाउ एवरेज होगा, हमेशा आपको लिखा जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। नोबडी कैन गारंटी भाई एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम लेट्स से 0.05 माइक्रोसेकेंड है तो सभी का ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, दूसरे कोलिजन में भी 0.05 हो, ऐसा नहीं है। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का, सभी का क्या किया जाता है? आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिया जाता है, राइट? सो दैट इज टाउ एवरेज. So this was the drift velocity that you need to understand. Then in earlier previous classes में हमने current के relation निकाला था. Your current was n times a times vd times e. ये निकाला था हमने, right? ये बहुत important expression है, आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए. दूसरा vd का भी expression आप याद रखें. That was vd expression you should know, which is capital small e capital E upon 2m times tau. कभी कभी ये 2 नहीं भी लगाया जाता है, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? आप इसको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? नाउ एक और टर्म आपने पढ़ा था, दैट इज करंट डेंसिटी. दैट वाज करंट डेंसिटी. करंट density, and that was denoted by J, and that is I upon A. Now I क्या है आपका? N A V D times E upon A. This will get cancelled. So what is your J? Your J here would be N V D E. N V D E. Right? So this is your current density. Okay. Now substitute this Vd over here, what you will get? This is N E capital E upon 2m. यहाँ पे मैं tau average नहीं, directly tau लिखता हूँ, multiply by E. So what you will get? This is N E square tau upon 2m times E. अब ये जो वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट है, जिसको मैं लिखूंगा यहाँ पे सिग्मा. Sigma times E. Here sigma is known as conductivity.
your sigma is known as conductivity. So sigma can be written as what? N E square tau upon 2f. So conductivity of an electron depends upon the number of electrons per unit volume, the relaxation time, and the mass of the electron is going to remain same, right? So conductivity depends upon the temperature as well as the nature. उसी तरीके से रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था. Your resistivity is reciprocal of conductivity. So your rho is reciprocal, that is 2m upon Ne square by tau. Again, resistivity depends upon temperature and nature. Resistivity depends upon temperature and nature. So resistivity जो है वो आपको पता है यूनिट कौन सा है? ओम मीटर. लास्ट क्लास में मैंने बताया था ओम मीटर एसआई यूनिट और ओम सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट. तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स करता है कौन से फैक्टर्स पे? एक तो टेम्परेचर पे. अगर कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा. क्यों? रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा. रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा. देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ेंगे पर उतना सिग्निफिकेंटली नहीं होगा. डोमिनेंट फैक्टर आपका रिलैक्सेशन टाइम होगा. रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा. राइट, ये एक पॉइंट. दूसरा, मटेरियल जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा. राइट. नाउ एक चीज और, योर R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये भी आपने देखा था. रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करोगे भाई? एक यूनिट लेंथ लो, ये मैंने बता दिया था. एक यूनिट लेंथ कंडक्टर लो, मान लो 1 मीटर का, और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लो 1 मीटर स्क्वायर का. इसके अक्रॉस जितना रेजिस्टेंस मिलेगा वो आपका रेजिस्टिविटी हो. तो रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ टेम्परेचर और किस पे? और नेचर पे डिपेंड करता है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी. ठीक है. अच्छा, अगर क्वांटिटेटिवली समझना है, क्वांटिटेटिवली मैथमेटिकली अगर आपको समझना है कि भाई आप रेजिस्टेंस को आप मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिवली कैसे समझेंगे, तो योर चेंज इन रेजिस्टेंस, लेट्स से RF minus RI can be written as alpha times Ri into delta T, where alpha is temperature coefficient. Here alpha is temperature coefficient of resistance. This is alpha, here is temperature coefficient of resistance. ठीक है. तो इस केस में RF क्या हो जाएगा? RF इज इक्वल टू RI को अगर कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा T. ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये को याद रहना चाहिए. उसी तरीके से अगर रेजिस्टिविटी में लिखना है तो रो F इज इक्वल टू रो I 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा T. कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, यही फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी. दो चीज़ आपको याद रखना ही है. ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद रखना, डेरिवेशन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं. ये फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. क्वांटिटेटिवली अगर आप बात करें तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ता है, कितना कम होता है, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन these factors. Now one more thing that we are going to discuss, that is color coding of a resistor. Color coding of the resistor. देखो कलर कोडिंग ऑफ द रजिस्टर, अगर रजिस्टर दिया हुआ है और उसमें वैल्यू लिखा नहीं होता, कलर कोडिंग दिया गया होता है. तो कलर कोडिंग से आपको पता करना है कि रजिस्टर की वैल्यू क्या है. देखो आप
लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करोगे। ये क्या है, ब्लू है, तो ब्लू में कौन सा नंबर है, 6, तो 6 लिखो। उसके बाद कौन सा है, रेड, तो सेकेंड डिजिट रेड 2 है, 2। उसके बाद जो नंबर होगा मल्टीपल बताएगा, तो यहाँ पे कितना है, मल्टीपल 1 मतलब 62। और ये वाला जो कलर है वो बताएगा टॉलरेंस, तो येलो का 5% है, तो प्लस और माइनस 5% इसका टॉलरेंस, प्लस और माइनस 5% इसका टॉलरेंस। तो ये 62 हो गया। तो पहला कलर जो है ना वो फर्स्ट डिजिट दिखाता है, दूसरा कलर सेकेंड डिजिट, थर्ड, तीसरा कलर उसका मल्टीप्लायर, कितना मल्टीप्लाई करो, और फोर्थ वाला जो कलर है वो आपको टॉलरेंस दिखाता है। अब याद रखना है ये कलर का कैसे याद रखना है, ये डिजिट देखो 0 1 2 3 4 5 नंबर होता है, कलर आपको याद रखना है। पहला है ब्लैक, देन है ब्राउन, देन रेड, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन वायलेट, देन ग्रे, देन वाइट। तो एक सेंटेंस याद रख लो, बी रॉय of Great Britain has very good wife. B.B. Roy of Great Britain has very good wife। अगर ये याद रखोगे तो पूरा सीक्वेंस में याद हो जाएगा, तो आप नंबर भी याद रख लोगे। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो, मान लो ये आपका ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, और एक ये वापस एक येलो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रीन का मतलब क्या, तो यहाँ से निकाल लोगे आप फटाक से, तो ग्रीन यहाँ पे 5वें नंबर पे है, मतलब ये 5 पहला, दूसरा येलो यानी 54, मल्टीप्लाई पे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ऑरेंज देखो कौन से नंबर पे है, ये 10⁻³ हो जाएगा, तो 10⁻³ है ना, 10⁻³ हो गया, राइट। अब क्या होगा, अब ये येलो तो 5% टॉलरेंस, तो निकल गया इसका वैल्यू, कलर कोडिंग ऑफ अ रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड की कलर कोडिंग के हिसाब से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, और आपको ये पता भी होना चाहिए, हायर स्टैंडर्ड में आए जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, आपको फटाक से ये सब चीज़ें आनी चाहिए, दैट्स वेरी कॉमन, राइट। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व here in front of you. There is a question, calculate the resistance of an aluminium wire of length 50 centimeter and cross sectional area of 2 millimeter square. The resistivity of aluminium is 2.6 into 10 raised to minus, this is 8 ohm meter, right? So you have to find what, resistance. So what is given, length is given, which is 50 centimeters, so 50 by 100, which is equal to 0.5 meter. Then area of cross section is also given, which is A, that is equal to 2 millimeter square, so 2 into 10 raised to minus 6 हो जाएगा, देखना क्यों minus 6 होगा, because 1 millimeter is equal to 10 raised to minus 3, तो ये स्क्वायर में है ना, इसलिए उसको 2 टाइम्स होगा, which is 10 raised to minus 6 meter square, ठीक है। And resistivity is given as 2.6 into 10 raised to minus 8 ohm meter. Now you know the formula for the resistance, R is equal to rho L by A. So just substitute this value. What is rho? 2.6 into 10 raised to minus 8. What is length? Which is 5 by 0.5, and area here is 2 into 10 raised to minus 6. I'm leaving this calculation to you. Please calculate and get the answer. Right? It's very simple. Next, calculate the drift speed of an electron when 1 ampere of current exists in a copper wire of cross section 2 millimeter square. The number of free electrons in 1 cubic centimeter of copper is this much, 8.5 into 10 raised to 22. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इस पर्टिकुलर इसमें है, राइट। सो हाउ वुड यू डू दैट,
लिसन, ओके पहले क्या करो, इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। देखो पहले क्या क्या दिया गया है, गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, कितना 2 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है, देखो 1 मिलीमीटर जो होता है ना, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर, या फिर मैं कहूँ 10 सेंटीमीटर जो है ना आपका 1 मिलीमीटर के 10 मिलीमीटर जो है ना आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करना है तो आप कितने 2 बार डिवाइड करोगे, 10 × 10 तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻²⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर क्यूबिक सेंटीमीटर कितना है आपका 8.5 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, एक मिनट सॉरी पीछे जाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। करंट दिया हुआ है विच इज 1 एम्पियर, तो आपको क्या फॉर्मूला एक पता है, करंट इज इक्वल टू N A V D टाइम्स E, ये पता है आपको। तो क्या I/N A E आपका VD होगा, ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। करंट की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यहाँ पे करंट होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो यूनिट है इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज दिस 1 एम्पियर इज ऐसा यूनिट, 1 एम्पियर इज ऐसा यूनिट, तो आपको सबको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज आई थिंक 10⁻6 मीटर स्क्वायर लिख दो। सो सॉरी लेट मी जस्ट कैंसिल, 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। 1 क्यूबिक मीटर में इतना है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा ये आप कन्वर्ट कर लो यहाँ पे, राइट। यू विल बी एबल टू डू इट बिकॉज दिस 1 एम्पियर इज ऐसा यूनिट, सो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ आप कन्वर्ट करो। तो इस केस में 1 एम्पियर डिवाइड बाय ये कितना होगा n आप यहाँ पे जो आप कैलकुलेट करोगे वो multiply by area of cross section which is 2 × 10⁻6 multiply by the charge which is 1.6 × 10⁻19, right, 10⁻19, that would be your drift velocity. Remember यहाँ पे जो n दिया जा रहा है वो पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया जा रहा है, you have to convert into 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतना है तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, and then you substitute this value and then get the answer. I hope ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। Next, I think this one we have done just now. Okay, good with now. Next, find out the conductivity of the conductor which carries the current density of this. तो J दिया हुआ है, current density दिया हुआ है कितना 9.6 × 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है, and electric field is given which is 0.2 volt per meter. You need to find conductivity. You know one formula, J is equal to sigma times E, अभी आपने पढ़ा है। तो J/E is equal to sigma कितना हो जाएगा भाई, तो 9.6 × 10⁻6 डिवाइड बाय 2, 10 ऊपर चला जाएगा 7 हो गया, कितना हो जाएगा, therefore sigma is equal to 4.8 × 10⁻7, right, I think okay, mho per meter,
ये सिग्मा हो जाएगा, दिस इज सिग्मा। कहाँ से निकला देखो, ये एम्पियर है, वोल्ट है, ये मीटर ऊपर चला जाएगा 1 मीटर, ठीक है, एक नीचे ही हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, और ये मो होगा, दिस इज द कंडक्टिविटी, द यूनिट फॉर द कंडक्टिविटी दैट इज मो पर मीटर, राइट। ओके, दिस इज अगेन इजी क्वेश्चन। द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज दिस मच। तो कितना है फ्री इलेक्ट्रॉन, कितना दिया है 8.4 into 10⁻28 per meter cube, and its resistivity is given, rho is given how much, 1.7 into 10⁻⁻8 ohm मीटर दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है कितना, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम दिया है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया है which is 9.1 into 10⁻31 kg. You need to find what? You need to find relaxation time. Relaxation time you need to find, right? You need to find relaxation time. Okay. So your resistivity rho can be written as 2m upon n e square tau। अगर ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो उसे निकाल लोगे आप, राइट। तो टाउ इज इक्वल टू 2m अपॉन एन ई स्क्वेयर रो। आई वॉन्ट यू टू सब्स्टिट्यूट, देखो ये सब्स्टिट्यूशन वाला काम है, फटाक से आ जाएगा, फॉर्मूला याद है आ जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आप, 2m n वैल्यू पता है आपको, ई वैल्यू पता है, टाउ वैल्यू पता है, सारे सब्स्टिट्यूट करो एंड कैलकुलेट इट नाइसली, ठीक है। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, इन बोर्ड यू कैन यूज कैलकुलेटर, सो यू गेट दिस आंसर, राइट। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, राइट। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। ओके, विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, in the next lecture, right? I hope you have understood it. If you have not understood, do message me, contact me. Take care. Bye bye.